हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर फेडरलिज्म। सबसे पहले फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है। फेडरलिज्म मीन्स होता है कि जब पावर जो है, पिछले चैप्टर में आप पावर शेयरिंग की बात पढ़ रहे थे, फेडरलिज्म भी पावर शेयरिंग का एक तरीका है। और इसमें पावर शेयर कैसे होती है, जब आपकी पावर किसी एक सरकार के हाथों में ना हो। मान लो ये आपका देश है और उसको चलाने वाली एक सेंटर गवर्नमेंट हो। ऐसी सरकार की जो पावर है वो यूनिटरी पावर होती है। जब एक ही सरकार हो देश की और एक ही प्रधानमंत्री हो, ऐसी सरकार को हम यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसे हिंदी में एकात्मक गवर्नमेंट बोलते हैं। पावर शेयरिंग के आधार पर दो तरह की सरकारें होती है, एक यूनिटरी और दूसरी फेडरल। फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसमें शक्तियां एक सरकार नहीं होती, बल्कि देश को ऐसे इकाइयों में बांट दिया जाता है और इन इकाइयों को कंट्रोल करने की एक यहाँ पर पावर गवर्नमेंट होती है। जो ये सेंटर की गवर्नमेंट होती है इसमें होती है ये, लेकिन ये इनको कोऑर्डिनेट करती है। जो जितने भी काम हैं इन सरकारों के, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत तरह की पावर की इकाइयाँ बन जाती हैं। बहुत तरह की पावर की इकाइयों का मतलब होता है कि जितने रीजनल क्षेत्र बनाए जाते हैं किसी भी देश का प्रशासन चलाने के लिए, और ये अक्सर बड़े देशों में होता है। मान लो एक छोटा सा देश है, वहाँ तो एक गवर्नमेंट काफ़ी है। यूरोपियन देश है, छोटे छोटे देश हैं। स्विट्ज़रलैंड तो खैर फेडरल कंट्री है। जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है। ये छोटे छोटे 2-2 करोड़ जनसंख्या के देश है। लेकिन जब जनसंख्या बहुत बड़ी हो और देश बहुत बड़ा हो, तो ऐसे देश को इकाइयों में बांट दिया जाता है, यूनिटों में बांट दिया जाता है। हमारे देश में इन्हें स्टेट कहा जाता है। अमेरिका का तो नाम ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, स्टेट्स। भारत भी राज्यों का संघ है। भारत को अपने संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। तो जहाँ पावर एक ही गवर्नमेंट में नहीं बल्कि कई शक्तियों में बटी होती हैं। जो शीर्ष संस्था होती है उसे एपेक्स में नहीं होता है, जो शीर्ष पे संस्था होती है उसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। और इसके नीचे जो होती हैं वो प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब एक देश होता है, लेकिन हमारे देश में जो राज्य इकाइयां हैं, किसी भी क्षेत्र का शासन चलाने के लिए रीजनल इकाइयां हैं, उनको स्टेट कहा जाता है। और वहाँ जो पावर है, पावर शेयरिंग, वो वर्टिकल तरीके से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बटी होती। लेकिन कई देश बहुत बड़े हैं या अपनी डेमोक्रेसी को रियल बनाना चाहते हैं। रियल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, भागीदारी चाहती है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि कुछ लोगों को चुन दिया और बस वही शासन करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना। और जो पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है, हमें वो मौका देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। जैसे अगर हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट होती सिर्फ, तो यूनियन गवर्नमेंट में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया हुआ है, संसदीय सरकार हमारे देश में। तो क्या है, 573 लोकसभा में सदस्य होते, 245 या 45 जो सदस्य हैं, 545 सदस्य है। लोकसभा में होते हैं 245 सदस्य, राज्यसभा में होते 72-73 मंत्री होते, एक प्रधानमंत्री होता पीएम और एक राष्ट्रपति होता। सिर्फ यही तो लोग शासन चला रहे होते। लेकिन हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवाने के लिए राज्यों की गवर्नमेंट बनाएगी। अब हमारे देश में एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो है, इसके साथ राज्यों की लेजिस्लेचर असेंबलीज है। लेजिस्लेचर असेंबली में जैसे यूपी जैसी लेजिस्लेचर असेंबली में तो 500 मेंबर्स हैं।
लेजिस्लेचर असेंबली में, उसके साथ लेजिस्लेचर काउंसिल भी है 6-7 स्टेट्स में हमारे यहाँ, वहाँ भी 300-400 मेंबर होते हैं। उसके बाद हमारे देश में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों की सरकारों में मान लो एग्रीगेट भी लगाए हम 200 लेजिस्लेचर हैं, 200 मेंबर हैं एक लेजिस्लेचर में, कईयों में 60-70 भी हैं, जैसे हरियाणा में 90 हैं। तो ये टोटल जो है 5,000 के करीब, 4,500 के करीब हमारे यहाँ लेजिस्लेचर असेंबली में MLA भी हैं। और हर एक राज्य में मंत्रिमंडल भी है, CM हैं, मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर्स हैं। इसके अलावा छोटे लेवल पर लोगों को और पार्टिसिपेशन देने के लिए हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम को अपनाया गया है, क्योंकि हमारे देश के नेता ये समझते थे कि जब तक पंचायतों को वहाँ के लोकल जो रूल है उसमें उनकी भागीदारी नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। और लोकल प्रशासन को चलाने के लिए पंचायतों का गठन किया गया। 1993 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जे के अनुसार ये भारत में पंचायती राज सिस्टम शुरू हो गया। अब हमारे देश में करीबन 6.25 लाख के करीब जो हैं वो पंचायतें हैं। उनमें 33% महिलाएं ज़रूरी हैं चुनकर आनी, सरपंच हैं, पंच हैं। तो इस तरह से हमारे देश में जो बंटवारा है पावर का, वो यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में नीचे पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको। पंचायती राज सिस्टम भी 3 टायर सिस्टम है हमारे यहाँ। 3 टायर में सबसे अपेक्स लेवल पे जिला परिषद है, फिर ब्लॉक समिति है और उसके नीचे पंचायतें हैं। ठीक है, इनका अक्सर चुनाव आप देखते हो। तो इस तरह से पावर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी के लिए फेडरल सिस्टम अपनाया जाता है। और फेडरल सिस्टम का मीनिंग आपको समझ में आ गया, जहाँ एक सरकार नहीं होती बल्कि पावर जो है रीजनल सरकारों में भी बटी होती है। और ये रीजनल जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने क्षेत्रों में स्वायत्त होती हैं। जो शक्तियाँ उन्हें संविधान से प्राप्त है उसके अनुसार वो रूल चलाती है। हमारे देश में जो आर्टिकल 1 है भारत का संविधान का, आर्टिकल 1, इसमें कहा गया है कि भारत जो इंडिया है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ये भाषा याद रखना भाई, हमारे संविधान में फेडरलिज्म शब्द कहीं नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है कि राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब ये राज्यों का संघ, जैसे अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, हमने अमेरिका से नहीं, हमने कनाडा से अपना को वो लिया है। जो पैटर्न है हमने फेडरलिज्म का, वो कनाडा का फेडरलिज्म लिया गया। देखो USA में क्या है, USA में हर 50 स्टेट है, वहाँ हर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हर एक राज्य की अपनी अलग से सरकार है, अलग से कोर्ट है। हमारे यहाँ कोर्ट का सिस्टम एक ही है। और वहाँ पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के ऑर्डर मानने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार चलती हैं वो। और दोहरी नागरिकता है वहाँ, ड्यूल सिटीजन है। दोहरी नागरिकता का मतलब कि एक नागरिकता अमेरिका की है और एक नागरिकता जिस स्टेट का वो व्यक्ति है उसकी प्राप्त है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में न राज्यों का अलग से संविधान, एक जम्मू और कश्मीर का हुआ करता था। अब जो 5 अगस्त को वो भी ख़त्म कर दिया था पिछले साल। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल संविधान का आर्टिकल था भारत में 370, ये सारी बातें याद रखना, छोटे क्वेश्चंस में आएगा, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब हमारे देश में किसी भी राज्य का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सारे देश का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो शक्तियां राज्य सरकारों को बांटी गई हैं, मतलब राज्य सरकारों को दी गई हैं, हमारे देश में देखो ऐसे शक्तियों का बंटवारा है। मान लो आपके स्कूल में है, क्लास में से हमने कुछ बच्चों को छांटना है जो पावर शेयर करेंगे, तो कुछ को
पानी का मामला दे दिया जाता है, कुछ को डिसिप्लिन का मामला दे दिया जाता है, किसी को डेकोरेशन का मामला दे दिया जाता है। इसी तरह जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके लिए एक फेडरल लिस्ट, जिसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं भारत में, भारत के संविधान में यूनियन लिस्ट, इसमें महत्वपूर्ण विषय हैं, सब्जेक्ट 98 और इसके अनुसार 97 विषय हैं। इसके अनुसार जो विदेशी मामले हैं जिस पर भारत सरकार लिखा होता है, कई बार आप पैसे, रेल की टिकट ये इकट्ठी करोगे तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट लिखा होगा, इंडियन आर्मी, कभी हरियाणा आर्मी ने, पंजाब आर्मी आप नहीं सुनोगे। विदेशों से संबंध है, संचार के मामले हैं, दूरदर्शन के मामले हैं या रेलों के मामले हैं, बहुत सारी चीज़ें, पैसा कलेक्शन का मामला है, जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, वो सारे यूनियन गवर्नमेंट हमारी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 97 विषय हैं तो इसका और महत्वपूर्ण है, तो ये कहा जाता है कि हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। राज्य सरकारों के लिए एक स्टेट लिस्ट है हमारे संविधान में, ये 7वीं अनुसूची में दी गई है भाई। ये स्टेट कौन सी अनुसूची में? 7th शेड्यूल में। संविधान का एक पार्ट है शेड्यूल्स, जिसमें 12 शेड्यूल हैं। 7वीं अनुसूची अगर आप संविधान की पढ़ोगे तो उसमें आपकी लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट जिस पर यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, दूसरी स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट लिस्ट काम करती है, जैसे हरियाणा पुलिस, हरियाणा एग्रीकल्चर मंडी, इस तरह से जितने भी उसमें 68 विषय हैं, उनमें 68 विषय हैं। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसी सूची, समवर्ती सूची बोलते हैं जो हिंदी वाले बच्चे हैं, जिस पर सभी दोनों काम कर सकते हैं। 47 विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों सरकारें काम कर सकती है, राज्य सरकार भी और यूनियन गवर्नमेंट भी। बट अगर दोनों में क्राइसिस पैदा हो जाए, कोई कानून राज्य सरकार ने भी उस विषय पर बनाए हों और कई और को स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ने भी बनाए हों, तो बात जहां क्राइसिस हो दोनों में, तो यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लागू होगा। देखो, मैं ये बातें इसलिए आपको बता रही हूँ, एक बार क्वेश्चन आया था कि क्या भारत का जो संघ है, फेडरलिज्म इन इंडिया, क्या वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है? देखो, अगर आप देखोगे, वैसे देखोगे तो ये प्रश्न आपको बड़ा जटिल लगेगा। केंद्र की तरफ झुकाव, इसका मतलब होता है क्या केंद्र ज़्यादा पावरफुल है? तो सबसे पहले तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो ये लिखोगे जी, संविधान में 97 विषय हैं और वो 97 विषय बहुत महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, राष्ट्रीय हित के लिए हैं, और वो उन पर सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ही काम करती हैं, राज्य सरकारें काम नहीं करती। तो इस तरह से ये शक्ति ज़्यादा यूनियन के पास है। दूसरी बात, आप कॉन्करेंट विषय लिस्ट के बारे में लिख सकते हो कि अगर दोनों में झगड़ा हो जाए, क्राइसिस पैदा हो जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून लागू होंगे। उसके बाद भारत की संविधान में कुछ रेजिड्यूरी पावर हैं। रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, बची हुई शक्तियाँ। मतलब मान लो कोई विषय, जैसे कोई भी नए विषय उस टाइम संविधान के बनते हुए फोन नहीं थे, अब नया कानून बनाना पड़ जाए, तो ऐसे विषय अवशिष्ट विषय होते हैं जो बाद में पैदा होते हैं, कभी इमीडिएटली वातावरण के हिसाब से। ऐसे विषय जो बची हुई शक्तियाँ, अवशिष्ट पावर्स बोलते हैं इनको। अवशिष्ट पावर जो है वो हमने यूनियन को दे रखी है, यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी उन पे, जबकि अमेरिका में बची हुई पावर राज्यों को दी गई है। तो वहाँ हम कह नहीं सकते कि जो संघ है उनका ज़्यादा शक्तिशाली है, फेडरल यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन हमारे यहाँ विशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं?
भारत गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्र की सरकार को सौंपी गई है और इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संघ है वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है, मतलब केंद्र के पास ज़्यादा पावर है और राज्यों के पास पावर नहीं है। और राज्य इस बात के लिए ऑब्जेक्शन भी करते रहते हैं, क्राइसिस पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे राज्य भारत से बाहर निकलना चाहते हैं। हुई थी ऐसी बातें भी, आगे आप पढ़ोगे पोल साइंस में कभी। और इस तरह से भारत का जो संघ है वो काम करता है। अब फेडरलिज्म अपनाया क्यों जाता है? क्योंकि बिग कंट्रीज हैं, बड़े बड़े देश हैं और बड़ी बड़ी पॉपुलेशन है, और इनको एक सरकार संभाले इससे बेटर है कि वहाँ की जो लोकल मेंबर हैं, लोकल लोग हैं, वो उसका जिम्मा उठाएं। एक प्लान की बजाय ऐसे प्लान बने जो रीजनल लेवल पे डिफर भिन्न भिन्न हो, क्योंकि हर क्षेत्र की हमारे देश में स्थितियां भिन्न भिन्न हो। केरल की जो पॉलिसी बनेगी उसको हरियाणा में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि केरल की जो इन्वायरमेंटल स्थिति है, जोग्राफिकल स्थिति है, वो हरियाणा से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस तरह से ये जिम्मेदारी हरियाणा और केरल की गवर्नमेंट को सौंप दी गई कि आप अपने राज्य की सिचुएशन के हिसाब से काम कर सकते हैं, बट काम वही कर सकते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है। उन्हीं विषयों पर कानून बना सकते हैं जिस विषय पर संविधान में कानून बने हुए हैं। उससे ज़्यादा ना शक्तियों का प्रयोग सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है और ना ही कर सकती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अब फेडरलिज्म का मीनिंग देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, जहाँ पावर भिन्न भिन्न सरकारों में बटी होती है। Let us get back to the contrast between the Belgium and Sri Lankan that we saw in the last chapter. लास्ट चैप्टर में हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह से पावर को लेकर क्राइसिस थे, सिविल वार चला हुआ था। लेकिन बेल्जियम ने फेडरल सिस्टम को अपना करके शक्तियाँ, तीन तरह की गवर्नमेंट बना दी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो, और लोकल को एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी और अपने मसले सुलझा लिए। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाई। श्रीलंका की गवर्नमेंट पावर छोड़ना नहीं चाहती थी। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce of power the central government and to give power to the regional government. और एक सबसे बड़ा सोल्यूशन जो बेल्जियम ने निकाला था उसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास से पावर लेकर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, राज्य की सरकारें थी, उनको पावर दे दी थी। रीजनल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं उनको, स्टेट गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, बात एक ही है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न बातें कही जाती है। जैसे स्विट्जरलैंड में उन्हें कैंटेन कहा जाता है। इन बेल्जियम इवन अर्लियर दे हैड देयर रोल्स एंड पावर, बट ऑल दिस पावर वर गिवन टू द गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बट ऑल दिस पावर वर गिवन टू द गवर्नमेंट, सारी पावर इन जो रीजनल पावर थी उनको दी गई, और जो यूनियन गवर्नमेंट है कभी उनको इनसे वापस भी ले सकती है, मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट हो गया। द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 दैट वाज द रीजनल गवर्नमेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन 1993 में उन्होंने संविधान में परिवर्तन किए और संविधान में परिवर्तन करके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर राज्यों को दे दिया। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं थे कि कभी भी उनको वापस ले सकती है। पहले ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी वापस ले सकती थी। थस बेल्जियम, अब बेल्जियम क्या बन गया? शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू फेडरल गवर्नमेंट। मैंने दो तरह की गवर्नमेंट आपको बताई थी, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। अब बेल्जियम में एक गवर्नमेंट नहीं थी, एकात्मक सरकार नहीं थी, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट थी, भिन्न भिन्न राज्यों में सरकारें थी। श्रीलंका कंटिन्यूअस टू बी लेकिन जो श्रीलंका थी वो अब भी फेडरल जो है यूनिटरी गवर्नमेंट ही बना रहा। ये मैप है भाई जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल सिस्टम का एक बड़ा उदाहरण है, बड़ा देश है। देखो हैं तो बड़े बड़े देशों में, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका जैसा फेडरलिज्म है। रशिया भी फेडरल हुआ करता था, अब भी फेडरल सिस्टम हुआ, क्योंकि रशिया तो
रशिया का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था। देखो, फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि एक तरह की ही सारी चीज़ें, अगर कोई फेडरल देश है तो वहाँ सारी एक जैसी चीज़ें मिलेंगी, नो। फेडरल सिस्टम हर देश का अलग अलग मिलेगा। जैसे रशिया में बहुत सारे देश शामिल थे। अगर आपने 9th की हिस्ट्री की बुक पढ़ी है तो उसमें रशिया में आज जो आज़ाद देश हैं उनको मिलकर रशिया बना हुआ था। 1990 में रशिया टूट गया और 15 देश इसमें से बाहर आ गए, आज़ाद हो गए, और आज ये अलग से देश है। लेकिन हमारा जैसा जो देश है वो कभी भी टूटने का हम सोच नहीं सकते, क्योंकि वो एक पहले ही एक देश था, बस हमने एडमिनिस्ट्रेशन को सही ढंग से चलाने के लिए उसको फेडरल बनाया है। समझ में आया बात? मतलब एक तो कई देशों ने जुड़कर अपना संघ बना लिया, लेकिन कुछ पावर अपने आप रख ली और कहा कि हम कभी भी आपसे अलग हो सकते हैं, परमानेंट नहीं है। लेकिन भारत तो कभी अलग था ही नहीं, वो दूसरा देश नहीं था, वो एक ही देश था। सिर्फ हमने एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ठीक चलता रहे, बस उसके लिए हमने इसको निकायों में बांटा है। हमारे देश के जो राज्य हैं वो बाहर नहीं आ सकते। शायद मैंने आपको बताया भी हो, 4-5 जुलाई को अभी मीटिंग हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारी ऐसे जुड़ी हुई है, ये चिकन नेक है भूटान के आसपास, यहाँ सिक्किम है, और ये इलाका हमारा क्या है, ये देखो इस मैप में आपको दिख जाएगा, ये हमारा उत्तर नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ईस्ट का इलाका है, जिसमें 7 सिस्टर हैं। अब इन्होंने डिमांड रखी थी कि हमें आप ऐसा करो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दे दो, आप जो बाहरी मामले हैं फौज की, सिक्योरिटी के, वो रखो, बाकी हमें इंटरनल स्वायत्तता दे दो, जैसे जम्मू कश्मीर में थी। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ऐसा करेगी नहीं अब, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ही भारत में लाना मुश्किल हो गया था। तो फेडरल सिस्टम रशिया में है, भारत, पाकिस्तान और ये कुछ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया, इथोपिया, मतलब, और लेटिन अमेरिका में तो बहुत सारे देश, जैसे ब्राज़ील एक बहुत बड़ा देश है, अर्जेंटीना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब लगभग 25-30 के करीब फेडरल जो हैं सरकारें हैं आज की लोग डेमोक्रेसी में, आज की दुनिया में। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशन गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। लेकिन श्रीलंका में क्या रखा उन्होंने? यूनिटरी गवर्नमेंट रखा, जहाँ पर एक ही सरकार थी और सारी पावर उसी के हाथों में थी। तमिल जो लड़ाई लड़ रहे थे अपनी स्वायत्तता के लिए, वो चाहते थे कि एक अलग से फेडरल सिस्टम अपनाया जाए और एक अलग से तमिलों के लिए राज्य बना दिया जाए, जहाँ पर तमिलों को अपने मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता हो। तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम। लेकिन तमिल जो नेता थे वो चाहते थे कि श्रीलंका एक फेडरल गवर्नमेंट बने। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and a various constituent unit of the country। अब फेडरलिज्म का मीनिंग आ गया, ये देख लेना, लिख लेना इसको। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी और जो दूसरी यूनिट्स होती हैं, रीजनल यूनिट्स, उनमें बटी होती है। यूजुअली ए फेडरल हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 2 लेवल की गवर्नमेंट होती हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक पूरे देश की सरकार होती है जो भिन्न भिन्न सरकारें होंगी, राज्य सरकारें, उन पर कंट्रोल करेगी, उनका काम कोऑर्डिनेट करेगी। दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट, जो कुछ काम करेगी, जैसे विषय, सब्जेक्ट मैंने होते हैं विषय, कुछ विषयों पर काम करेगी। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 98 विषयों पर काम करती है, 97 विषयों पर काम करती है। दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल ए फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, और जो सारे मतलब नेशन के लिए ज़रूरी होते हैं वो मामले वो देखती है अक्सर। जैसे सारे देश का मामला, फौज है, रेलवे है, संचार है, रुपया है, टैक्स हैं, कलेक्शन हैं, बैंक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जो एयरलाइंस हैं वो,
विदेशी मामले हैं, युद्ध है, ये सारे मामले सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ये नेशनल इंटरेस्ट के मामले होते हैं, पूरे देश से जुड़े होते हैं। द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंस और स्टेट लेवल। दूसरी जो है वो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती हैं, that look after much of the day to day administering of their state, जो दिन प्रतिदिन के कार्य करने के लिए बनाई जाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ काम करेगी, इसके लिए उन्होंने एक अपनी सहायक बॉडी बना ली है जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और दूसरी जो दोनों सरकारें हैं वो एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती, अपने अपने मामलों, अपनी अपनी पावर्स का प्रयोग करती हैं और वो पावर का प्रयोग करती हैं संविधान के अनुसार। अगर भारतीय यूनियन गवर्नमेंट को फौज का काम सौंपा है तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। कैसे कर सकती है? मान लो राजस्थान में हमारी बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज होती है मिलिट्री की और बहुत सारी फौज वहाँ पहुँच जाती है हथियारों के साथ। कई बार राज्य सरकारें ये ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देती है, आपने तो मेरे बिना पूछे ही मिलिट्री उतार दी। आप भाई मिलिट्री के बारे में बात ही नहीं कर सकते क्योंकि मिलिट्री का मामला आपका नहीं है, वो सारे देश का मामला है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। आप कौन होते हैं उसके बारे में बात करने वाले? ये थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ था पीछे, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है उन्होंने ये उठाया था। लेकिन जो फौज के मामले हैं वो ऐसे मामले हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रेलवे निकल रही है किसी, क्योंकि रेलवे हमारी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक चलती है, तो ऐसे में अगर रेलवे लाइन जो ट्रैक बिछाने हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी अपनी पावर का प्रयोग करते हैं। बोथ दीज लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर। एक दूसरे से पावर का अलग अलग प्रयोग करते हैं। इन दिस सेंस, इस तरह से फेडरलिज्म आर कॉन्ट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट। इस तरह से हमें क्या लगता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो यूनिटरी गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम के तहत ये भी आप क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल सिस्टम। तो यूनिटरी सिस्टम के अनुसार आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो वहाँ एक ही गवर्नमेंट होती है, जैसे इंग्लैंड में है एक ही गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं। और अगर मान लो देश के किसी कोने को संभालना भी पड़ जाए तो ये छोटे छोटे यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना देते हैं, जैसे जिले बना दिए और उन पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बैठा दिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये कभी नहीं कहेंगे कि मैं तो अलग से देश बनाऊंगा या अलग से राज्य बनाऊंगा, नहीं, उसको कहीं भी उठाकर शिफ्ट कर दिया जाता है। आज इस कोने में है, कल उस कोने में भेज दिया जाता है, जैसे IAS अधिकारियों को भेज दिया जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह का ऑर्डर पास कर सकती है, प्रोविंशियल जो लोकल गवर्नमेंट होती है उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। बट फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह का ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती जो संविधान में स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। बात आ गई समझ में? संविधान में लिखी होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियाँ और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी शक्तियाँ, वो किसी यूनियन गवर्नमेंट से अपनी शक्तियाँ नहीं लेती, वो संविधान से लेती हैं। और वो किसी बात के लिए जो संविधान से ली गई शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है उसको। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। दोनों ही गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी होती है और लोगों को अपनी अपनी जवाबदेही है उनके प्रति। अब हम देखते हैं, लेट अस लुक एट द सम की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की कुछ विशेष शक्तियाँ। पहली शक्ति तो यही है कि जो पावर है वो एक
नहीं, बल्कि कई लेवल, 2 या 2 से अधिक लेवल में भी बटी होती है। जैसे भारत है वो 2 लेवल 3 लेवल में है। इसी तरह जो बेल्जियम था वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ मिलाकर 3 गवर्नमेंट में बटा हुआ था। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन। जो डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट है वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको गवर्न करती है, बट अपनी अपनी उनकी जुरिडिक्शन होती है। ये शब्द आया जुरिडिक्शन, एक बार ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि जुरिडिक्शन क्या होती है। जुरिडिक्शन मैंने क्षेत्राधिकार होता है कि मतलब अगर आपको इतनी शक्तियों का घेरा दिया है तो आप यहाँ तक अपना फैलाव नहीं कर सकते, आपकी जुरिडिक्शन इतनी है। अगर आपको 97 विषय दिए गए हैं तो आप 98वां विषय जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जुरिडिक्शंस का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, मतलब आप कहाँ तक काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बढ़कर आप काम नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।